दूरदर्शन के प्रातःकालीन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश सरीन। अगले आधे घंटे में आप देखेंगे आज समाप्त होने वाली प्रधानमंत्री की चीन यात्रा सहित देश विदेश की खबरें। इसके अलावा नजर डालेंगे अखबारों की सुर्खियों पर, लेकिन सबसे पहले मुख्य समाचार। आडवाणी ने पाकिस्तान को अमेरिकी सहायता पर ऐतराज जताया। वाजपेयी की चीन यात्रा आज समाप्त। अब से कुछ देर बाद पत्रकारों को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर कानून बनाने से इनकार किया। मध्य प्रदेश सरकार का अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने का इरादा। और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना की। आज श्रीनगर पहुंचेंगे। और अब समाचार विस्तार से। उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने पाकिस्तान को 3 अरब डॉलर की वित्तीय मदद देने के लिए अमेरिका की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कल नई दिल्ली में 28 साल पहले देश में आपातकाल लगने की स्मृति में आयोजित सभा में कहा कि पाकिस्तान को जब कभी ऐसी मदद मिलती है तो इस पैसे का इस्तेमाल सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ाने अथवा भारत में घुसपैठ पर खर्च करता है। आडवाणी ने कहा कि लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि अमेरिका ने जब विश्व स्तर पर आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष का बीड़ा उठाया है तो फिर वो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए क्यों धन दे रहा है। हिंदुस्तान की जनता कभी समझ नहीं पाती है कि जिस आतंकवाद के खिलाफ आपने दुनिया का नेतृत्व करने की घोषणा की है, उस आतंकवाद के प्रवर्तक और समर्थक देशों को आप आर्थिक सहायता क्यों देते हैं, आप हथियार क्यों देते हैं, ये वो समझ नहीं पाते हैं। इसीलिए आपको निर्णय करते हुए भारत की सरकार का भी सोचना चाहिए, भारत की जनता का भी सोचना चाहिए और इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए that India is a vibrant, vigorous democracy and every government that comes here is by virtue of the people there and it can never disregard the wishes of the people. और अब प्रधानमंत्री की चीन यात्रा पर रिपोर्ट। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि सॉफ्टवेयर क्षेत्र में भारत की शक्ति और हार्डवेयर में चीन की सक्षमता दोनों देशों के बीच सूचना प्रौद्योगिकी में प्रभावी गठबंधन का एक स्वाभाविक आधार है। प्रधानमंत्री चीन के औद्योगिक शहर शंघाई में आईटी सेक्टर में भारत और चीन चुनौतियां और अवसर विषय पर आयोजित सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। If countries like India and China were to concentrate on specific areas of their technological advantage, they could benefit far more than by competing across the spectrum. In combination rather than in competition, India and Chinese IT industries can be a potent force. This is a principle which has far wider application in South-South cooperation. If our economic cooperation is to break out of the present traditional mold, knowledge-based technologies need to occupy a far more prominent position in our economic interactions. इस अवसर पर सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री अरुण शौरी ने चीन की ढांचागत सुविधाओं की प्रशंसा करते हुए कहा कि भारत के अनुभव का यदि इससे संयोग हो जाए तो इसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। Infrastructure in China, which is so impressive for every visitor and certainly for every Indian who comes, there are corresponding advances in a society like India, whether it's information technology or it's pharmaceuticals or a host of other activities. उधर विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने प्रधानमंत्री की चीन यात्रा को बेहद सफल बताया है। हमारे संवाददाता मुत्तू कुमार से एक विशेष साक्षात्कार में श्री सिन्हा ने कहा कि यात्रा के दौरान दोनों देशों द्वारा संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद भारत चीन संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी। Between the two countries.
I look at it as narrowing of differences between the two countries. The central focus has been on trade and economics, and आपने देखा होगा कि trade has reached $5 billion between the two countries. We are within striking distance of reaching the target of $10 billion in the next 2 years, and that in itself shows the vitality that exists in the trade and economic field between the two countries, and that's an area where we can make enormous progress. भारत ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ के उस सुझाव को नामंजूर कर दिया है जिसके तहत पश्चिम एशिया की तरह ही कश्मीर में भी एक शांति योजना सुझाने के लिए अमेरिका से अनुरोध किया गया था। विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने शंघाई में हमारे संवाददाता मुत्तू कुमार के साथ बातचीत में कहा कि कश्मीर मुद्दे पर तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की जा सकती। President Musharraf has sought the US mediation on Kashmir. How does India react? No, India has held consistently and strongly the position that there is no question of any third party sitting on the table, on the negotiating table. The dialogue has to be between Pakistan and India. That position remains unchanged. मुशर्रफ ने एक अमेरिकी टेलीविजन चैनल से कहा था कि वे कश्मीर में भी पश्चिम एशिया की तर्ज पर ही अमेरिका से एक शांति योजना सुझाए जाने के पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण पर कानून बनाए जाने से इनकार किया है। चेन्नई में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री नायडू ने कानून न बनाने पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को तोड़ने के विश्व हिंदू परिषद के प्रयासों को नकार दिया। विश्व हिंदू परिषद wants Advani ji to take lead to bring a registration, and if he fails to do it, they want us to come out of the government. This suggestion is not agreeable to us. That is the view of the Vishwa Hindu Parishad. As far as the BJP is concerned, we are in favor of temple, but we are guided by common agenda of the NDA, and there is no question of leaving the government. There is no question of breaking the NDA. We have decided to continue with the NDA. We have decided to continue to do the good work, and we have already conveyed our viewpoint to our friends that it is not possible to accept their suggestion. बिहार में बाढ़ की वजह से दर्जनों गांवों से संपर्क टूट गया है और करीब 50,000 लोग अलग थलग पड़ गए हैं। उत्तरी बिहार के 3 जिलों में करीब 50 गांव में घुटने भर पानी भर गया है, जिससे लोगों को अपने मकान छोड़कर ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करना पड़ा है। बाढ़ की वजह से इन जिलों में यातायात पूरी तरह ठप हो गया है। रुमाल निकालते हैं। शहर में पानी ढुक रहा है, हम लोग भाग रहे हैं, सरकार कोई मदद नहीं कर रहा है, ये हम लोग भूखे मर रहे हैं, कोई उपाय बात नहीं, हमको खाने पीने का है, अब रोड पकड़ने जा रहे हैं हम लोग। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 4 जुलाई से नागरिकों को बिजली बढ़ी दरों पर मिलेगी। कल दिल्ली विद्युत निगमन आयोग के चेयरमैन वीके सूद ने ये घोषणा की। एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने बताया कि 87 करोड़ रुपए के भारी राजस्व घाटे के चलते निगम को एक कठोर कदम उठाना पड़ा। And today, in the order which has been already issued, the total gap for all the 4 companies put together is 87 crores. And that gap, we had no way we could meet it excepting to hike the tariff. वो तो हमें हमारी रिक्वायरमेंट है, रेवेन्यू जो गैप है वो हमें प्रोवाइड करना ही होता है एज पर दी आवर लॉज, इलेक्ट्रिसिटी लॉज। हालांकि उपभोक्ता इस वृद्धि से बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे। राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना की, लेकिन इस बात पर दुख प्रकट किया कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद अभी भी भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है। राष्ट्रपति अपना पदभार संभालने के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर हैं। बाद में जम्मू विश्वविद्यालय के 11वें विशेष दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर कलाम ने आतंकवाद से निपटने के लिए दूरगामी नीतियां बनाने और विध्वंसकारी स्रोतों का पहले से पता लगाने के लिए
मिलकर काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया। राष्ट्रपति ने वैष्णो देवी के दर्शन कर जम्मू कश्मीर की सुख समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना भी की। राष्ट्रपति के जम्मू कश्मीर के दौरे पर और जानकारी हमारे संवाददाता संजीत खजूरिया से। अब्दुल कलाम आजकल जम्मू कश्मीर राज्य के 3 दिन के दौरे पर आए हुए हैं। पहले दिन कल उन्होंने जम्मू प्रांत में अलग अलग जगहों पर 5 कार्यक्रमों में भाग लिया। राष्ट्रपति ने उधमपुर में शेरे कश्मीर पुलिस एकेडमी में राज्य पुलिस को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया और वहां पर परेड की सलामी ली। डॉक्टर कलाम ने राज्य पुलिस की आतंकवाद का मुकाबला बहादुरी से करने की बड़ी सराहना की। राष्ट्रपति माता वैष्णो देवी भी गए और दिलचस्प बात ये थी कि सांझी छत से भवन तक उन्होंने पैदल यात्रा की। भवन में उन्होंने तकरीबन 20 मिनट माता की आरती की और शांति की दुआ मांगी। बाद दोपहर डॉक्टर कलाम जम्मू में बच्चों से मिले और उन्हें भारत को सबसे शक्तिशाली देश बनाने की प्रेरणा दी। जम्मू विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में डॉक्टर कलाम ने कहा कि शिक्षा का मकसद आर्थिक और सामाजिक उत्थान के साथ साथ आध्यात्मिक उत्थान भी होना चाहिए। कल शाम डॉक्टर कलाम कश्मीरी विस्थापितों के शिविर में भी गए और उन्हें उम्मीद जताई कि घाटी में शांति होगी और वह सम्मान पूर्वक अपने घरों को लौटेंगे। राष्ट्रपति ने कल देर रात रीजनल रिसर्च लेबोरेटरी का भी दौरा लगाया और वैज्ञानिकों से बातचीत की। डॉक्टर कलाम आज सुबह लेह के लिए रवाना हो रहे हैं। संजीत खजूरिया, दूरदर्शन समाचार, जम्मू। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री अनंत कुमार को भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक इकाई का अध्यक्ष बनाया गया है। पार्टी अध्यक्ष वेंकैया नायडू ने कल नई दिल्ली में एक संवाददाता सम्मेलन में यह जानकारी दी। अनंत कुमार ने अपनी नियुक्ति पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा है कि वे वाजपेयी मंत्रिमंडल में बने रहेंगे क्योंकि अभी तक किसी ने उनसे मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने को नहीं कहा है। I think the Honorable Prime Minister, with consultation with the party president and the Deputy Prime Minister, will give his guidance to me. We are all workers of Bharatiya Janata Party from last 2 decades. Therefore, in whatever position, we will be serving the party. उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कांग्रेस में विलय हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने पत्रकारों को यह जानकारी दी। इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राज्य शाखा के अध्यक्ष सिराज मेहदी ने लखनऊ में जानकारी दी थी कि पार्टी के अधिकतर पदाधिकारी और मुख्य संगठनों के प्रमुख कांग्रेस में विलय के पक्ष में हैं। समाचारों में अभी आगे है, इराक में अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ हिंसा जारी, एक और पाइपलाइन में विस्फोट। लेकिन पहले एक छोटा सा विराम। और आगे बढ़ने से पहले खास खबरें एक बार फिर। आडवाणी ने पाकिस्तान को अमेरिकी सहायता पर ऐतराज जताया। वाजपेयी की चीन यात्रा आज समाप्त। अब से कुछ देर बाद पत्रकारों को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या में राम मंदिर के मुद्दे पर कानून बनाने से इनकार किया। मध्य प्रदेश सरकार का अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने का इरादा। और राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की सराहना की। आज श्रीनगर पहुंचेंगे। इजराइल के उत्तरी कस्बे बकाल गरीबिया में तलाशी के दौरान इजराइल की सीमा पुलिस ने 2 फलस्तीनियों को मार गिराया है। इजरायली सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक ये दोनों फलस्तीनी विस्फोटक सामग्री ले जा रहे थे। इसी इलाके में एक फलस्तीनी बंदूकधारी ने
एक इजरायली टेलीफोन कर्मचारी की हत्या कर दी थी। हाल के खून खराबे से अमेरिका की शांति पहल को धक्का लग सकता है। अमेरिका ने फलस्तीनी आतंकवादी गुटों के ऊपर युद्ध विराम के लिए दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कॉन्डोलीजा राइस पश्चिम एशिया के दौरे पर हैं और उनके यहां कल पहुंचने की संभावना है। इराक में बगदाद से 200 किलोमीटर दूर उत्तर में वारवाना के पास विस्फोट के बाद एक तेल पाइपलाइन में आग लग गई। पिछले 2 सप्ताह में इराक में इस तरह की ये छठी घटना है। इस पाइपलाइन के जरिए बगदाद स्थित अलदौरा तेल शोधन संयंत्र को कच्चे तेल की सप्लाई की जाती थी। विस्फोट के कारण इस पाइप से तेल की सप्लाई को काट दिया गया है। इस बीच अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ लगातार हिंसा की भी खबरें आ रही हैं। नई घटना में 2 अमेरिकी सैनिकों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया गया। इस घटना में इन सैनिकों का इराकी ड्राइवर मारा गया। और अब नजर डालते हैं राजधानी दिल्ली के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित अधिकतर समाचार पत्रों ने दिल्ली में बिजली के दरों में वृद्धि, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत और चीन के बीच बढ़ते सहयोग और घुसपैठ रोकने में नाकाम रहने के बारे में जनरल परवेज मुशर्रफ के बयान को प्रमुखता से छापा है। दैनिक जागरण की पहली खबर है, राजधानी में बिजली और महंगी। अखबार ने उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी के इस बयान को भी प्रमुखता दी है कि कांग्रेस को आपातकाल के लिए माफी मांगनी चाहिए। नवभारत टाइम्स ने आईटी में चीन से साझे की पेशकश को पहली खबर बनाया है। अखबार ने इराक में सेना भेजने से संयुक्त राष्ट्र के इनकार करने की खबर को भी पहले पन्ने पर छापा है। राष्ट्रीय सहारा ने पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ के बयान को लीड बनाया है कि पाकिस्तान सीमा पार से घुसपैठ रोकने की गारंटी नहीं दे सकता। हिंदुस्तान ने अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कॉन्डोलीजा राइस के इस बयान को पहली खबर बनाया है कि कश्मीर से कांगो तक के विवादों को निपटाएंगे बुश। अखबार ने चीन के प्रधानमंत्री द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी को शांति दूत कहने की खबर को भी मुख्य पृष्ठ पर छापा है। जनसत्ता ने राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के इस बयान को बॉक्स में छापा है कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। अंग्रेजी समाचार पत्रों ने भी प्रधानमंत्री की चीन यात्रा, दिल्ली में बिजली महंगी होने और घुसपैठ के बारे में पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बयान को प्रमुखता से छापा है। और अब अहमदाबाद के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ धीरज काकड़िया। नमस्कार धीरज। नमस्कार अविनाश, नमस्कार दर्शक मित्रों। प्रधानमंत्री ने आईटी क्षेत्र में भारत चीन युति का रखा प्रस्ताव और भारत पाक समस्या के निपटारे के लिए पाकिस्तान द्वारा प्रस्तावित अमेरिकन मध्यस्थी विदेश मंत्री द्वारा नामंजूर होने का समाचार सभी दैनिकों की प्रमुख सुर्खी है। गुजरात समाचार ने खबर दी है कि तंबाकू और उससे बनने वाली गुटखा जैसी चीजों पर पाबंदी लगाना राज्य सरकार के विचाराधीन है। संदेश ने रंगीन बॉक्स में लिखा है कि पंचमहाल बैंक गफले के अभियुक्त मंत्री श्री प्रभात सिंह चौहान का इस्तीफा नजदीकी भविष्य में संभव लगता है। दिव्य भास्कर ने खबर दी है कि आज से 3 दिनों के लिए पूरी गुजरात सरकार यानी मंत्रियों, सचिवों और जिलाधीशों नर्मदा तट पर केवड़िया में अच्छे प्रशासन के लिए आपसी सलाह मशवरा करेंगे। समभाव ने अपनी पहली सुर्खी में लिखा है कि रथ यात्रा से पूर्व हुए बम धमाके से पुलिस को अधिक सावधानी बरतनी पड़ रही है। अहमदाबाद के प्रसिद्ध जगदीश मंदिर में रथ यात्रा पूर्व हो रही तैयारियां जनसत्ता ने तस्वीर के जरिए प्रदर्शित की है। बड़ी तादाद में भक्तों का समुदाय प्रभात से ही सेवा के लिए हाजिर हो जाता है। राजस्थान पत्रिका लिखता है कि उच्चतम न्यायालय ने सौराष्ट्र ऑयल मिल एसोसिएशन की याचिका खारिज करते हुए इन तेल मिलों पर कार्रवाई करने का राज्य सरकार का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने लिखा है कि कांग्रेस लोगों की शिकायतें सुनने के लिए और उसको सरकार तक पहुंचाने के लिए अगले हफ्ते से अहमदाबाद में लोक दरबार आयोजित करेगी। अहमदाबाद से अभी इतना ही। शेष खबरों के लिए वापस दिल्ली चलते हैं। नमस्कार। धन्यवाद। और हमारे कोलकाता स्टूडियो में मौजूद हैं वहां के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ सुष्मिता गुप्ता। नमस्कार सुष्मिता। नमस्कार अविनाश, कोलकाता में स्वागत है आपका और दर्शकों का। आइए देखते हैं यहाँ के अखबारों की सुर्खियां क्या है। 13 सितंबर को 24 घंटों के लिए बंद रहेगा हावड़ा स्टेशन। कैश पर ब्रेक लगाना चाहता है
पश्चिम बंगाल और तृणमूल कांग्रेस में असंतोष भड़का। बंगला दैनिक आनंद बाजार पत्रिका में मुख्य सुर्खी बताती है कि कोलकाता के उच्च न्यायालय ने एक केस में पुत्र और पुत्रवधू को माता पिता के ऊपर अत्याचार करने के लिए भर्त्सना की। बेटा बहू को कहा माता पिता के पैर पकड़कर माफी मांगो। एक अन्य खबर है कि उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने तृणमूल कांग्रेस और मेयर का कोलकाता गेट के उद्घाटन करने का न्योता अस्वीकार किया, क्योंकि इस प्रकल्प को कई एनओसी अभी तक नहीं मिले हैं। वर्तमान के पहले पन्ने पर प्रमुख खबरों में है 13 सितंबर को सिग्नलिंग प्रणाली दुरुस्त करने के लिए हावड़ा स्टेशन बंद रहेगा। 13 की सुबह 6 बजे से 14 सितंबर की सुबह 6 तक कोई भी ट्रेन हावड़ा से न जाएगी और न आएगी। हिंदुस्तान टाइम्स के कोलकाता लाइव की खबर है कि पश्चिम बंगाल कैश पर यथास्थिति बहाल रखी जाए, यही चाहता है। राज्य सरकार की ओर से केंद्र के सूचना और प्रसारण मंत्रालय को लिखे गए एक पत्र में कहा गया है कि जब तक कैश से संबंधित सारी समस्याएं नहीं मिट जाती, कैश को लागू न किया जाए। द स्टेट्समैन के कोलकाता प्लस की एक सुर्खी के अनुसार दक्षिण कोलकाता में एक 150 साल पुराने मकान के एक भाग के गिरने से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई और कई घायल हुए। विश्वमित्र ने प्रमुखता से छापा है तृणमूल कांग्रेस में भड़के असंतोष की खबर को। पंचायत चुनाव में मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी की कथित धांधली के विरोध में तृणमूल ने विधानसभा का विस्तारित बजट सत्र बॉयकॉट किया। ममता बनर्जी के फैसले से विधायक दल में असंतोष और खुला विरोध हुआ और एक बागी विधायक को नोटिस दी गई। कोलकाता से आज बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए हम वापस चलते हैं दिल्ली, अविनाश के पास। नमस्कार। धन्यवाद। दिल्ली पुलिस ने बड़ी मात्रा में चोरी छिपे दिल्ली लाई जा रही शराब को बरामद करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक ये अवैध शराब एक ट्रक में पेटियों में भरी थी और इसमें ऊपर से प्याज की बोरियां लदी हुई थीं। पुलिस ने इस सिलसिले में 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, इनमें ट्रक ड्राइवर भी शामिल है। पुलिस के मुताबिक ये शराब जयपुर से ट्रक में लादी गई थी और इसकी कीमत 30 लाख रुपए आंकी गई है। मध्य प्रदेश सरकार अन्य पिछड़े वर्गों का आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% करने पर विचार कर रही है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार हालांकि इस मुद्दे पर अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में अन्य पिछड़े वर्ग को 27% आरक्षण देने पर चर्चा हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। राज्य सरकार अगर अपने इस फैसले को लागू करती है तो राज्य में कुल आरक्षण 50% से बढ़कर 63% पहुंच जाएगा। उत्तरांचल शिक्षा एवं परीक्षा परिषद ने इंटरमीडिएट और हाई स्कूल परीक्षा 2003 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। उत्तरांचल राज्य बनने के बाद परिषद ने कल पहली बार स्वतंत्र रूप से परीक्षा फल घोषित किया है। परीक्षा परिणामों को घोषित करते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री नरेंद्र सिंह भंडारी ने बताया कि इस वर्ष राज्य में इंटरमीडिएट